डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कोर्स आपका है डाटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन। मैं हूं डॉक्टर मदीहा अमान और आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर हमारे पास होगा मैक पे, मैक प्रोटोकॉल्स के बारे में, मीडिया एक्सेस कंट्रोल के बारे में, जो कि डाटा लिंक लेयर का एक हिस्सा है। डाटा लिंक लेयर को हम डिवाइड करते हैं दो लेयर्स में, जिसमें से एक सब लेयर जो है वो मैक है और दूसरा सब लेयर जो है वो डीएलसी है, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। रेफरेंस बुक आपकी डाटा एंड डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स है, 5th एडिशन है। ऑथर बहरोज ए फॉरजन है। मैक प्रोटोकॉल्स को हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। हमने मैक प्रोटोकॉल्स की टेक्सोनॉमी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि मैक प्रोटोकॉल्स के 3 ग्रुप्स हैं। तो उसमें जो पहला ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स है, जो कि जिसमें हमने डिस्कस किया था रैंडम एक्सेस के प्रोटोकॉल्स डिस्कस किए थे। और रैंडम एक्सेस के प्रोटोकॉल्स में हमने अलोहा डिस्कस किया था, प्योर अलोहा डिस्कस किया था, स्लॉटेड अलोहा डिस्कस किया था, सीएसएमए कोलिजन डिटेक्शन के साथ डिस्कस किया था, सीएसएमए कोलिजन अवॉइडेंस के साथ डिस्कस किया था। तो एक पहली ग्रुप जो पहली टेक्सोनॉमी है वो तो हम पढ़ चुके हैं। बाकी दो ग्रुप्स जो हैं मैक प्रोटोकॉल्स के, उनको हम डिस्कस करेंगे, जिनमें से दूसरा ग्रुप होगा कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स, जिसके 3 मेथड्स हैं, रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकन पासिंग। और तीसरा ग्रुप है चैनलाइजेशन, जिसके 3 फर्दर जो है कैटेगरीज हैं, एफडीएमए, टीडीएमए और सीडीएमए। एफडीएमए आपके पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, टीडीएमए आपके पास टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है और सीडीएमए आपके पास कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है। याद रखें, ये जो है आपके पास मल्टीपल एक्सेस के प्रोटोकॉल्स हैं मैक के। इसको आपने मल्टीप्लेक्सिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना। जो हमने टाइम डिवीजन और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ी थी फिजिकल लेयर पे, वो अलग है, क्योंकि वो मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक को लेके चलता है आगे, और वो आपके पास फिजिकल लेयर पे होता है। हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर को और हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स को। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट शायद मिलता जुलता होगा, लेकिन चीज ये बिल्कुल अलग है। ये प्रोटोकॉल है और वो टेक्निक है। स्टार्ट करते हैं कंट्रोल्ड एक्सेस से। कंट्रोल्ड एक्सेस जो ग्रुप है मैक प्रोटोकॉल्स का, उसमें ये तरीकाकार होता है कि स्टेशन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कंसल्ट करते हैं कि किस स्टेशन को पहले डाटा भेजना चाहिए। ठीक है, कोई भी स्टेशन डाटा नहीं भेज सकता जब तक बाकी स्टेशन उसको ऑथराइज नहीं कर देते। ठीक है, इसके 3 तरीके देख लेते हैं। पहला तरीका है रिजर्वेशन। इस तरीके में क्या करना होता है कि स्टेशन ने पहले रिजर्वेशन रिजर्व करना होता है बिफोर सेंडिंग डाटा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि टाइम को इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। इन ईच इंटरवल रिजर्वेशन फ्रेम प्रीसीड्स द डाटा फ्रेम सेंट इन दैट इंटरवल। हर एक टाइम इंटरवल में जब आप डाटा फ्रेम्स भेजेंगे, उससे पहले आपको रिजर्वेशन के फ्रेम्स भेजने पड़ेंगे। ठीक है, अगर एक सिस्टम है और उसमें आपके पास n स्टेशंस हैं, तो आपके पास एग्जैक्टली n स्टेशंस हैं, तो आपके पास n रिजर्वेशंस होंगे, मिनी स्लॉट्स होंगे रिजर्वेशन फ्रेम के लिए। ईच मिनी स्लॉट बिलोंग्स टू अ स्टेशन। ठीक है, हर एक मिनी स्लॉट जो है वो स्टेशन को बिलोंग करेगा, जिसके जरिए वो रिजर्वेशन फ्रेम को भेजेगा। जब स्टेशन जो है वो डाटा फ्रेम भेजेगा, ये साथ साथ जो है इसी के मिनी स्लॉट में अपने लिए रिजर्वेशन कर लेगा। ठीक है, द स्टेशंस दैट हैव मेड रिजर्वेशंस कैन सेंड देयर डाटा फ्रेम्स आफ्टर द रिजर्वेशन फ्रेम। जब स्टेशन अपने लिए रिजर्व कर लेता है, रिजर्वेशंस कर चुका होता है, रिजर्वेशंस करने के बाद ही वो स्टेशन केपेबल होता है कि वो डाटा फ्रेम्स को भेज सके। आगे एक फिगर आएगी जिसमें एक सिचुएशन है। इसमें 5 स्टेशंस इन्वॉल्व हैं। जाहिर है 5 स्टेशंस हैं, जितने स्टेशंस होंगे उन्हीं उतने ही आपको रिजर्वेशन फ्रेम के लिए मिनी स्लॉट्स चाहिए होंगे। फर्स्ट इंटरवल में हम देखेंगे कि स्टेशन 1, 3 एंड 4 ने रिजर्वेशन की है। देखें, ये आपके पास रिजर्वेशन एक्सेस मेथड है। इस डायरेक्शन में जो है ये पैकेट मूव कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इंटरवल में 1, 3 और 4 जो है इन्होंने रिजर्वेशन किए। ये चीज है ना, ये इसको हम कहते हैं रिजर्वेशन, यानी ये मिनी स्लॉट है जिसके जरिए हम रिजर्वेशन करते हैं। अब 5 स्टेशन हैं। जिस स्टेशन के आगे 1 लिखा होगा, इसका मतलब है इसने रिजर्वेशन स्लॉट को रिजर्व किया है। जिसके आगे 0 लिखा होगा, इसका मतलब है इसने स्लॉट रिजर्व नहीं किया है। आप देख रहे हैं कि स्टेशन 1, 3 और 4, इनके कॉरस्पॉन्डिंग स्लॉट्स में 1 है, मतलब इन्होंने रिजर्वेशन कर ली है कि हमने डाटा भेजना है। ठीक है, पहले इंटरवल में।
2 और 5 ने रिजर्वेशन नहीं की। तो पहले मिनी स्लॉट के बाद स्टेशन 1 डाटा भेजेगा और दूसरे जो है रिजर्व मिनी स्लॉट के बाद स्टेशन 3 भेजेगा, क्योंकि ये उसने अपने लिए रिजर्व किया हुआ है। और चौथे मिनी स्लॉट के बाद स्टेशन 4 डाटा भेजेगा, क्योंकि इसने अपने लिए रिजर्व किया हुआ है। अब ये एक स्लॉट कंप्लीट हो गया। अगले टाइम इंटरवल में देखेंगे कि ये देखें सिर्फ स्टेशन 1 ने अपने लिए रिजर्व किया हुआ है, बाकी किसी स्टेशन ने डाटा स्लॉट रिजर्व नहीं किया हुआ। तो उस मिनी स्लॉट को भेजने रिजर्वेशन फ्रेम भेजने के फौरन बाद स्टेशन 1 जो है वो अपना डाटा सेंड करेगा। तीसरे इंटरवल में फिर आप देख रहे हैं कि किसी ने भी रिजर्वेशन नहीं की, लिहाजा कोई भी जो है वो डाटा नहीं भेजेगा। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं रिजर्वेशन एक्सेस मेथड। दूसरी टेक्निक हमारे पास है पोलिंग। ठीक है, पोलिंग क्या होगी? पोलिंग वर्क्स विद टोपोलॉजीज। ऐसी टोपोलॉजीज के साथ पोलिंग काम करता है जिनमें एक प्राइमरी स्टेशन होता है और बाकी सेकेंडरी स्टेशंस होते हैं। मतलब एक मेन स्टेशन होता है और वो बाकी सेकेंडरी स्टेशंस को हैंडल कर रहा होता है। ऑल डेटा एक्सचेंजेस मस्ट बी मेड थ्रू द प्राइमरी डिवाइस। तमाम की तमाम जो एक्सचेंज होगा डाटा का सेकेंडरी स्टेशंस का, वो किसके जरिए होगा? प्राइमरी डिवाइस के जरिए। इवन व्हेन द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज अ सेकेंडरी डिवाइस। अगर आपने एक सेकेंडरी डिवाइस ने दूसरे सेकेंडरी डिवाइस को भी डाटा भेजना है तो भी वो डाटा कहाँ से होके जाएगा? प्राइमरी डिवाइस से होके जाएगा। प्राइमरी डिवाइस जो है वो लिंक को कंट्रोल करेगा और सेकेंडरी डिवाइसेस जो है इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। ये प्राइमरी डिवाइस पे डिपेंड करता है और कि वो किसको अलाउ करता है कि किस सेकेंडरी डिवाइस को अलाउ करता है कि आपने किस टाइम एक सर्टेन टाइम पे किस सेकेंडरी डिवाइस ने चैनल को यूज करना है। ये डिसीजन किसके पास होता है? प्राइमरी डिवाइस के पास होता है। फॉर एग्जांपल एक टोपोलॉजी है, उसमें 5 स्टेशंस हैं, उसमें से एक प्राइमरी है और 4 सेकेंडरी हैं। ठीक है, अब 4 सेकेंडरी में से कौन डाटा किस टाइम भेजेगा ये डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? प्राइमरी डिवाइस से डिसाइड करेगा। तो ये जो प्राइमरी डिवाइस होता है, इसी वजह से ये क्या होता है? इनिशिएटर ऑफ अ सेशन होता है, मतलब सेशन को ये स्टार्ट करने वाला होता है। इस मेथड में, इस टेक्निक में, इस प्रोटोकॉल में दो मेथड यूज होते हैं, दो फंक्शन यूज होते हैं इस मेथड में। एक पोल फंक्शन यूज होता है और एक सेलेक्ट फंक्शन यूज होता है, ताकि सेकेंडरी डिवाइसेस जब ट्रांसमिशन करें तो उनमें कोलिजन्स ना हो। ड्रॉबैक इसका ये है कि सब कुछ प्राइमरी स्टेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर तो प्राइमरी स्टेशन डाउन हो गया तो पूरा सिस्टम आपका डाउन हो जाएगा। सेलेक्ट क्या होता है फंक्शन? ये तब यूज होता है जब प्राइमरी डिवाइस को कुछ भेजना होता है। ठीक है, रिमेंबर के प्राइमरी डिवाइस जो है वो लिंक को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन प्राइमरी डिवाइस खुद भी ट्रांसमिशन का हिस्सा हो सकता है। तो अगर प्राइमरी डिवाइस ने खुद कोई चीज भेजनी होती है तो वो सेलेक्ट फंक्शन को यूज करता है। अगर प्राइमरी डिवाइस ना सेंड कर रहा है ना रिसीव कर रहा है, इसको बहरहाल ये पता होता है कि लिंक जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर इसने कुछ भेजना होता है तो फिर वो कौन भेजता है? प्राइमरी डिवाइस भेजता है। जो इसको नहीं पता, व्हाट इट डज नॉट नो हाउएवर इज वेदर द टारगेट डिवाइस इज प्रिपेयर्ड टू रिसीव और नॉट। प्राइमरी डिवाइस अपनी तरफ से तो रेडी है, उसको लिंक भी अवेलेबल मिल रहा है, लेकिन उसको ये कंफर्म नहीं है कि जो रिसीविंग डिवाइस है, डेस्टिनेशन है, क्या वो डाटा को रिसीव करने के लिए रेडी है या नहीं है। तो इस वजह से प्राइमरी डिवाइस को पहले सेकेंडरी डिवाइस को अलर्ट करना पड़ेगा कि एक अपकमिंग ट्रांसमिशन है। ठीक है, तो क्या तुम रिसीव करने के लिए रेडी हो? तो जो सेकेंडरी स्टेशन है वो रिस्पॉन्ड करेगा एक्नॉलेजमेंट से कि यस मैं रेडी हूं, आपने अगर मुझे डाटा भेजना है तो आप भेज दें। तो बिफोर सेंडिंग डाटा तो प्राइमरी क्या करेगा? एक सेलेक्ट फ्रेम, जिसको हम SEL फ्रेम कहते हैं, वो क्रिएट करेगा और उसको ट्रांसमिट करेगा। वन फील्ड ऑफ विच इंक्लूड्स द एड्रेस ऑफ द इंटेंडेड सेकेंडरी, जिसमें से एक फील्ड का जो है एड्रेस होता है सेकेंडरी का, जिसको वो सेलेक्ट फ्रेम जाना होता है। इसमें ये देखें, ये सेलेक्ट फंक्शन है, ये पोल है। पोल अभी हम आगे पढ़ेंगे, सेलेक्ट फंक्शन पे आप और करें। ये प्राइमरी डिवाइस है। फॉर एग्जांपल इसने ट्रांसमिशन भेजनी है स्टेशन बी को, लेकिन इसको पता करना है कि स्टेशन बी रिसीव करने के लिए रेडी है कि नहीं है। तो ये एक सेलेक्ट फ्रेम पहले भेजेगा स्टेशन बी को। स्टेशन बी को जब सेलेक्ट फ्रेम मिल गया और वो ट्रांसमिशन के लिए रेडी है रिसीव करने के लिए, तो वो क्या करेगा? प्राइमरी को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ACK मींस एक्नॉलेजमेंट। जब एक्नॉलेजमेंट इसको मिल जाएगी प्राइमरी फ्रेम को, तो फिर वो क्या करेगा? प्राइमरी इसको कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेशन बी को डाटा भेजेगा। और जब वो डाटा वो रिसीव कर लेगा
तो बी स्टेशन क्या करेगा, प्राइमरी को वापस एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि मुझे तमाम का तमाम डाटा रिसीव हो गया है। अगला पोल है जो कि अभी आगे हम डिस्कस करके वापस इस डायग्राम की तरफ आते हैं। पोल फंक्शन जो है इज यूज्ड बाय प्राइमरी डिवाइस टू सॉलिसिट ट्रांसमिशंस फ्रॉम सेकेंडरी डिवाइसेस। सॉलिसिट करने के लिए ये यूज होता है ट्रांसमिशंस को। व्हेन द प्राइमरी इज रेडी टू रिसीव डाटा, जब प्राइमरी रेडी होता है कि हाँ मैं डाटा को रिसीव करना चाहता हूँ, तो इट मस्ट आस्क, हर एक डिवाइस से ये पूछता है कि आपने कुछ भेजना तो नहीं है। तो ये जो हर एक डिवाइस से पूछना होता है इसको कहते हैं पोल। ठीक है। When the first secondary is approached, it responds with either a negative acknowledgement frame. जैसे अब मैंने बताया आपको 5 स्टेशन हैं, पहला प्राइमरी है, बाकी चारों सेकेंडरी हैं। तो बारी बारी जो प्राइमरी स्टेशन है वो स्टेशन नंबर ए से पूछेगा कि भाई तुमने मुझे कुछ भेजना है। अगर तो वो NAK मींस नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, अगर तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का फ्रेम उसको भेजेगा, इसका मतलब है कि इट हैज नथिंग टू सेंड और विद डाटा। ठीक है। और if the response is a negative frame, the primary polls the next secondary. अब उसकी तरफ से नेगेटिव आ गया कि नहीं मैंने कुछ नहीं भेजना, तो प्राइमरी अब दूसरे स्टेशन से पूछेगा, स्टेशन बी से, कि भाई आपको कुछ भेजना है तो आप बता दें। ठीक है। तो जब तक वो पूछता रहेगा, जिस सेकेंडरी की तरफ से उसको एक्नॉलेजमेंट ACK की फ्रेम मिल जाएगा ना कि हाँ मैंने भेजना है, तो उसको जो है कंट्रोल चला जाएगा और उसको प्राइमरी अलाउ करेगा कि ठीक है अब आप जो है मुझे अपना डाटा भेजें। अब पिक्चर की तरफ चलते हैं, डायग्राम की तरफ। प्राइमरी है, 2 स्टेशन हैं। पहले स्टेशन ए से पोल किया गया कि तुमने कुछ भेजना है, ए ने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट कर दी कि मुझे कुछ नहीं भेजना। ठीक है। फिर इसने स्टेशन बी की तरफ पोल किया कि भाई कुछ भेजना है, तो स्टेशन बी ने रिस्पॉन्स में डाटा भेज दिया कि जी मुझे ये डाटा भेजना है। तो प्राइमरी ने स्टेशन बी को वापस एक्नॉलेजमेंट भेज दी कि हाँ मुझे अब आपका डाटा मिल गया है। तो ये इसी तरीके से ये 2 फंक्शंस होते हैं उसके। एक पोलिंग है आपके पास और एक सेलेक्ट फंक्शन है, और ये दोनों किसका हिस्सा है, ये दोनों पोलिंग का हिस्सा है। अच्छा जी, हमने रिजर्वेशन कर ली, हमने पोलिंग कर ली, और अभी इसका कंट्रोल्ड एक्सेस का भी हम तीसरा जो है एस्पेक्ट है टोकन पासिंग, वो देख लेते हैं। अच्छा, टोकन पासिंग मेथड में क्या होता है कि स्टेशंस जो हैं इन नेटवर्क, वो एक लॉजिकल रिंग में उनको ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ऐसे तमाम स्टेशंस जो हैं वो रिंग के शेप में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 स्टेशंस हैं और ये रिंग के फॉर्म में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं इस तरीके से। ठीक है। तो जो फॉर एग्जांपल ये स्टेशन 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो जो पिछला, फॉर एग्जांपल हम अगर स्टेशन 1 पे फोकस करें, तो जो पिछला स्टेशन होगा उसको हम कहेंगे प्रीडेसेसर, और जो अगला स्टेशन होगा, फॉर एग्जांपल ये 2 है, तो इसको हम कहेंगे सक्सेसर। प्रीडेसेसर जो है इज द स्टेशन विच इज लॉजिकली बिफोर द स्टेशन इन द रिंग। ठीक है। बिफोर मतलब अगर हम 1 को फोकस करें तो 1 के लिए 4 प्रीडेसेसर है और 2 सक्सेसर है। द सक्सेसर इज स्टेशन विच इज आफ्टर द स्टेशन इन द रिंग, मतलब इसके बाद जो है 2 है तो 2 इसका सक्सेसर होगा। अब 2 है तो 2 के लिए 1 प्रीडेसेसर है और 3 सक्सेसर है। 3 के लिए 2 प्रीडेसेसर है और 4 सक्सेसर है। 4 के लिए 3 प्रीडेसेसर है और 1 सक्सेसर है, एंड सो ऑन। द करंट स्टेशन इज द वन। करंट स्टेशन कौन होता है? जो कि चैनल को करंटली एक्सेस कर रहा होता है डाटा भेजने के लिए। The right to this access has been passed from predecessor to the current station. और तरीकाकार ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर 1 जो है वो करंट स्टेशन है, ठीक है, और उसने स्टेशन यूज कर लिया, अब उसको मजीद नहीं चाहिए, तो अब वो राइट टू पास डाटा के अगला कौन सा स्टेशन होगा जो डाटा पास करने का जिसको राइट होगा, तो वो उसका वो होगा सक्सेसर होगा। ठीक है। मतलब 1 का सक्सेसर 2 है। जब 1 ने ट्रांसमिशन कर ली तो ये चैनल को यूज करने की अथॉरिटी किसके पास आ जाएगी? 2 के पास आ जाएगी। The right will be passed to the successor, जैसे 2 के पास आ गया राइट, when the current station has no more data to send. For example अगर 1 ने फिनिश कर ली ट्रांसमिशन, वो 2 को ये राइट दे देता है कि अच्छा मैंने ट्रांसमिशन कंप्लीट कर ली है और अब आप जो है वो डाटा को भेज सकते हैं, चैनल को यूज कर सकते हैं।
बट हाउ इज द राइट टू एक्सेस चैनल पास फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर? इसमें क्या होता है, एक स्पेशल पैकेट होता है जिसमें हम लोग जिसको हम टोकन कहते हैं, और वो टोकन जो है वो सर्कुलेट करता है इस रिंग के दरमियान। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टोकन है और ये क्लॉकवाइज सर्कुलेट करता रहेगा इस रिंग के दरमियान। तो जब डाटा भेजना होगा, पहले ये टोकन 1 के पास होगा। 1 जो है इसी टोकन के ऊपर अपना डाटा डालेगा। सपोज 1 ने 3 को ट्रांसमिशन भेजनी है, तो इसी टोकन पे डाटा डाल डाल के वो 3 को भेजता रहेगा। जब 1 फारिग हो जाएगा, वो ये टोकन जो है वो 2 को दे देगा। अब टोकन 2 के पास आ गया, अब 2 इसको यूज करेगा उसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से टोकन पासिंग मेथड में जो है वो डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। When a station has some data to send, it waits until it receives the token from its predecessor. ठीक है, जैसे 2 को डाटा भेजना है, लेकिन अभी 1 यूज कर रहा है, मतलब 2 जो है अपने प्रीडेसेसर का वेट करेगा जब तक ये फारिग नहीं हो जाता। जब फारिग हो जाएगा तो टोकन इसके पास आ जाएगा और वो डाटा को सेंड करने की पोजीशन में आ जाएगा। द स्टेशन कैन नॉट सेंड डाटा until it receives token again in the next round. In this process, when a station receives a token and has no data to send, it just passes to the next station. Next station क्या होता है? सक्सेसर होता है। टोकन मैनेजमेंट यहाँ पे हमें पास जरूरी होती है इस मेथड में, एक्सेस मेथड में। स्टेशंस जो है वो लिमिटेड होते हैं इन टाइम। जैसे अब एक स्टेशन है, अब उसने डाटा सेंड करना है। अब ये भी नहीं हो सकता कि वो स्टेशन दिन रात टोकन लेके बैठा रहे कि मैंने डाटा भेजना है। तो इस लिहाज से हर एक जो है एक टोकन के लिए एक टाइम जो है वो लिमिट कर दिया जाता है कि एक स्टेशन इतने टाइम तक टोकन को अपने पास रख सकता है, जिसके जरिए उसने कम्युनिकेशन करनी होती है। टोकन जो है उसको मॉनिटर करना पड़ता है, ताकि ये पता लगता रहे कि वो कहीं लॉस तो नहीं हो गया या वो कहीं डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टेशन दैट इज होल्डिंग द टोकन फेल्स, द टोकन विल डिसअपियर फ्रॉम द नेटवर्क। अब जैसे एक स्टेशन है वो डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, अब उसके दरमियान वो ब्रेक डाउन हो गया, उसका फेल हो गया वो स्टेशन, तो उसके साथ वो टोकन भी गायब हो जाएगा। Another function of token management is to assign priorities to the stations and to the types of data being transmitted. दूसरा फंक्शन टोकन मैनेजमेंट की टीम ये करेगी कि वो देखेगी कि किस स्टेशन को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, और इस हिसाब से फिर उनको टाइम असाइन किया जाएगा। And finally, token management is needed to make low priority stations release the token to the higher priority stations. अगर हम लोग इसमें प्रायोरिटीज कर दें कि जैसे स्टेशन 2 हमारे पास हाई प्रायोरिटी है, स्टेशन 3 हमारे पास, फॉर एग्जांपल स्टेशन 3 हाई प्रायोरिटी है, स्टेशन 2 लो प्रायोरिटी है, उस तुरंत टोकन जाना तो 2 के पास चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी की वजह से वो पहले 3 को दिया जाता है, और 3 जब फारिग हो जाए तो फिर वो वापस 2 को दे देगा। अच्छा, ये सारे मेथड्स, 3 मेथड्स जो हमने पढ़े हैं, टोकन पासिंग, पोलिंग, और ये जो है किसका हिस्सा है कंट्रोल्ड एक्सेस में, उसका, और रिजर्वेशन। रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकन पासिंग, ये कंट्रोल्ड एक्सेस का हिस्सा है, जो कि मैक प्रोटोकॉल्स की दूसरी टेक्सोनोमी है। अब हम मैक प्रोटोकॉल्स की लास्ट टेक्सोनोमी की तरफ चलते हैं, जो कि है चैनलाइजेशन। ठीक है, चैनलाइजेशन का क्या काम होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं थोड़ा बहुत इसका। कि चैनलाइजेशन का मतलब है कि अगर एक चैनल है तो उसकी पार्टीशंस कर देना। ठीक है, ये इसको चैनल पार्टीशन इज अ मल्टीपल एक्सेस मेथड, मैक का मेथड है ये, इन विच जो कि अवेलेबल बैंडविड्थ होती है एक लिंक की, उसको 3 तरीके से पार्टीशन कर दिया जाता है। या तो फॉर एग्जांपल ये एक बैंडविड्थ है, इसकी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से पार्टीशन कर दो, ठीक है, या फिर इसकी टाइम के लिहाज से पार्टीशन कर दो, या फिर इसके लिहाज की कोड के लिहाज से ट्रांसमिशन कर दो, सॉरी, पार्टीशन कर दो। तो चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल के जो हैं वो 3 तरीके हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसमें हम लोग एक बैंडविड्थ को फ्रीक्वेंसीज के लिहाज से उसकी पार्टीशन करेंगे, और फिर दूसरा है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसमें एक चैनल को टाइम के लिहाज से उसकी डिवीजन करेंगे, और तीसरा हमारे पास कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होगा, जिसमें हम लोग कोड के लिहाज से चैनल की डिवीजन करेंगे। तीनों को ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि क्या है। याद रखें, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। याद रखें, मल्टीप्लेक्सिंग हमारे पास किस लेयर पे होती है, फिजिकल लेयर पे होती है, ठीक है। और ये एफडीएमए जो है ये हमारे पास एक क्या है, मैक प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये कोई टेक्निक नहीं है, ये मैक प्रोटोकॉल है, ठीक है। और ये प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं किस पे, डाटा लिंक लेयर पे। तो दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना, मल्टीप्लेक्सिंग को और ये एफडीएमए को, ठीक है। In frequency division multiple access,
The available bandwidth is divided into frequency bands. Each station is allocated a band to send its data. For example, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक कॉमन चैनल है, ठीक है, 4 स्टेशन हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं जो स्टेशन 1 को अब 4 एक इस बैंडविड्थ को 4 उसमें पार्टीशन कर दिया है। ये ब्लू वाला स्टेशन 1 के पास है, ब्लैक वाला स्टेशन 2 के पास है, व्हाइट वाला स्टेशन 3 के पास है और ये लाइट ब्लू जो है स्टेशन 4 के पास है। तो इस तरीके से एक ही बैंडविड्थ को 4 हिस्सों में पार्टीशन करके एक एक स्टेशन को उसका एक एक हिस्सा पकड़ा दिया है कि आप इसको यूज करके ट्रांसमिशन करें। ईच स्टेशन इज एलोकेटेड अ बैंड टू सेंड, मतलब हर एक स्टेशन को एक बैंड एलोकेट हो गया सेंड करने के लिए। ईच बैंड इज रिजर्व्ड फॉर अ स्पेसिफिक स्टेशन एंड इट बिलोंग्स टू द स्टेशन ऑल द टाइम। Each station also uses band pass filter to confine the frequency of transmitters. तो अपने फ्रीक्वेंसीज को कन्फाइन करने के लिए कि वो अगले के जैसे ब्लू जो है बैंड ये 1 का है और ब्लैक 2 का है, तो ये बैंड पास फिल्टर को यूज करेंगे कि आपस में इनकी फ्रीक्वेंसीज इंटरफेयर ना करें, टकराए ना। To prevent station interferences, the allocated bands are separated from one another by a small guard bands. वही सारा कॉन्सेप्ट कि जो दो चैनल्स के दरमियान, जैसे ये एक 1 का स्टेशन 1 का है और ये स्टेशन 2 को बैंड असाइन किया गया है, इसमें एक छोटा सा स्लॉट खाली छोड़ देते हैं फ्रीक्वेंसी का, जिसको हम कहते हैं गार्ड बैंड, ताकि दोनों स्टेशन आपस में इंटरफेयर ना करें। ठीक है, तो ये इसका मेन जो है तरीका है। अच्छा, तो एफडीएम में जो है वो स्पेसिफाई करता है एक प्री डिटरमिन फ्रीक्वेंसी बैंड को पूरे के पूरे कम्युनिकेशन के लिए। दिस मीन्स के जो डाटा स्ट्रीम है वो इजीली एफडीएमए के साथ यूज हो सकता है। हमें इस बात पे एम्फसाइज करने की जरूरत है, जैसे मैंने पहले बताया कि एफडीएमए आपके पास एक मल्टीपल एक्सेस का प्रोटोकॉल है, ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक नहीं है। कॉन्सेप्चुअली दोनों आपको सेम लगेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि एफडीएमए वो प्रोटोकॉल है जो कि सेकंड लेयर डाटा लिंक लेयर पे यूज हो रहा है, और ये जो एफडीएम है मल्टीप्लेक्सिंग है वो टेक्निक है जो कि फिजिकल लेयर की है। ठीक है, जैसे हमने पीछे चैप्टर 6 में जब हम मल्टीप्लेक्सिंग को डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा कि एफडीएम जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वो एक फिजिकल लेयर की टेक्निक है जो कि कंबाइन करती है लोड्स को, लो बैंडविड्थ के लोड्स को आपस में कंबाइन करती है इस तरह कि उसको एक हाई बैंडविड्थ के चैनल पे ट्रांसमिट किया जाए। चैनल्स जो हैं जो कंबाइन किए जाते हैं वो लो पास चैनल होते हैं, और मल्टीप्लेक्सर उनको जो है वो मॉड्यूलेट कर देता है सिग्नल्स को और फिर कंबाइन कर देता है और एक बैंड पास सिग्नल क्रिएट कर देता है। द जो बैंडविड्थ हर एक चैनल की जो है वो मल्टीप्लेक्सर जो है वो शिफ्ट करता था। ये सारा प्रोसीजर जो है ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, जो कि अलग चीज है। और अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो मैक प्रोटोकॉल है, जिसमें हम लोग सिंपल ये कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि आपके चैनल को डिवाइड कर देता है फ्रीक्वेंसी के लिहाज से चैनल्स में, ताकि तमाम स्टेशन जो है वो उसको यूटिलाइज कर सकें। एफडीएम में क्या है, एक्सेस मेथड है। एक्सेस मेथड क्या है, मैक प्रोटोकॉल है। कहाँ पे, डाटा लिंक लेयर पे। ठीक है, द डाटा लिंक लेयर हर एक स्टेशन में जो है टेल्स इट्स फिजिकल लेयर कि आप एक बैंड पास सिग्नल बनाएं फ्रॉम द डाटा पास टू इट। सिग्नल जो क्रिएट होगा वो एलोकेटेड बैंड के अंदर ही क्रिएट होगा, कोई फिजिकल मल्टीप्लेक्सर नहीं होगा इस केस में। सिग्नल्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली बैंड पास फिल्टर्ड होंगे ताकि आपस में जो है इंटरफेयर ना करें, और वो मिक्स होंगे जब उनको एक कॉमन चैनल पे भेजा जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपके पास है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जिस तरह हमने फ्रीक्वेंसी के लिहाज से हमें हॉरिजॉन्टली यूं चैनल्स में डिवाइड किया था, टाइम के लिए हम यूं जो एक बैंड है उसको टाइम स्लॉट्स के लिहाज से डिवाइड करेंगे। स्टेशंस जो है वो शेयर करती हैं बैंडविड्थ ऑफ चैनल इन टाइम। ये देखें, जैसे ये बैंडविड्थ है पूरी, इसको हमने टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। पहला स्लॉट जो डार्क ब्लू में है आप देख रहे हैं स्टेशन 1 के पास है, ब्लैक वाला जो है स्टेशन 2 के पास है, व्हाइट वाला स्टेशन 3 के पास है और लाइट ब्लू वाला स्टेशन 4 के पास है। ईच स्टेशन इज ये हर एक स्टेशन को क्या अलॉट किया गया, टाइम स्लॉट अलॉट किया गया कि आपके पास ये टाइम स्लॉट है, इसमें डाटा भेजो। आपका टाइम स्लॉट खत्म हुआ, स्टेशन 2 का टाइम स्लॉट स्टार्ट हुआ तो फिर वो भेजेगा, फिर स्टेशन 3 भेजेगा, फिर स्टेशन 4 भेजेगा, फिर दोबारा स्टेशन 1 की बारी आएगी। ईच स्टेशन ट्रांसमिट इन इट्स डाटा असाइन टाइम के अंदर जो है वो करेगा। और ये जो फिगर है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। मेन प्रॉब्लम टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में आती है कि हमें स्टेशंस के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन कैसे हम अचीव कर सकते हैं। हर एक स्टेशन को ये पता होना चाहिए कि हमारा स्लॉट स्टार्ट कब हो रहा है, बिगिन कब हो रहा है, और हमारे स्लॉट की लोकेशन क्या है।
ये बहुत ज़रूरी है। इसी के ज़रिए जब हर स्टेशन को पता होगा कि हमारा स्लॉट स्टार्ट कब हो रहा है और हमारे स्लॉट की लोकेशन कब है, इसी से इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोलिजन्स नहीं होंगी। ये डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि अक्सर हमारे पास हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन में प्रोपेगेशन डिलेज़ आ जाते हैं, जो कि सिस्टम में इंट्रोड्यूस होते हैं और वो एक लार्ज एरिया पे स्प्रेड हुए होते हैं, तो आगे-पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है। तो अब अगर आगे-पीछे हो भी जाता है, तो उसके लिए अगेन क्या है, जिस तरह हम लोग गार्ड बैंड डालते हैं ना फ्रीक्वेंसीज के दरमियान, जैसे फ्रीक्वेंसी 1 है 2 है, बीच में हमने ये गार्ड बैंड डाल दिया। इस तरीके से हमने टाइम के लिए भी थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ता है कि कभी कभी अगर प्रोपोगेशन डिले हो गया, थोड़ा आगे पीछे हो गया, आगे का टाइम स्लॉट यूज नहीं करना, तो फिर उसका तरीका ये है कि अगर ये एक बैंडविड्थ है और इसको टाइम स्लॉट के लिहाज से डिवाइड किया गया है, तो जैसे ये टाइम स्लॉट 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये स्टेशन 4 का है, तो दो स्टेशन के जो टाइम स्लॉट्स हैं उनके दरमियान एक खाली स्लॉट जो है वो फ्री छोड़ा जाए, ताकि अगर कोई प्रोपगेशन डिले या कोई और डिलेज भी आते हैं तो वो इस गार्ड टाइम के दरमियान जो है वो कंपनसेट हो जाए। जिस तरह फ्रीक्वेंसी के लिए गार्ड बैंड्स होते हैं, टाइम के लिए गार्ड टाइम्स होते हैं, जिसको हम जीटी गार्ड टाइम्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें वो सारा कवर अप होने की कोशिश की जाती है। सिंक्रोनाइजेशन नॉर्मली इस तरीके से अकम्प्लिश की जाती है कि कुछ सिंक्रोनाइजेशन बिट्स, जिनको हम लोग नॉर्मली प्रीएम्बल बिट्स कहते हैं, वो स्लॉट हर एक स्लॉट के बिगिनिंग में भेज दिए जाते हैं, ताकि पता लगे कि अब जो है ये नया टाइम स्लॉट स्टार्ट हो रहा है। तो अगले स्टेशन को पता चल जाता है कि मेरा टाइम स्लॉट अब शुरू हो गया है, तो अब वो डाटा भेजना स्टार्ट कर देता है। हमें इस बात अगेन वही बात आ रही है कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस अलग चीज है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग अलग चीज है। कंसेप्चुअली दोनों सेम लगेंगे। चैप्टर 6 में जैसे हमने पीछे पढ़ा था, फिजिकल लेयर की टेक्निक है टीडीएम, जो कि कंबाइन करता है डाटा को स्लोअर चैनल से और फिर उनको ट्रांसमिट करता है एक फास्टर चैनल पे। ये हमारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का एक कॉन्सेप्ट था, जो कि हमने चैप्टर 6 में पीछे डिस्कस किया हुआ है। द प्रोसेस यूजेस एक क्या यूज करता है, एक फिजिकल मल्टीप्लेक्सर को यूज करता है, जो कि डाटा यूनिट्स को इंटरलीव करता है हर एक चैनल से। टीडीएमए जो कि ये हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये एक एक्सेस मेथड है, जो कि प्रोटोकॉल है किसका, डाटा लिंक लेयर का। ये क्या करेगा, डाटा लिंक लेयर हर एक स्टेशन में बताएगा अपने फिजिकल लेयर को कि अपने एलोकेटेड टाइम स्लॉट को यूज करके डाटा को सेंड करना है। कोई फिजिकल मल्टीप्लेक्सर फिजिकल लेयर पे नहीं होता जब हम टीडीएमए की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्चुअली तो सेम है, लेकिन जो है चीजें ये अलग अलग हैं, तो इनको आपने कंफ्यूज नहीं करना है। लास्ट इसमें हमारे पास है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये अभी कुछ डेकेड्स पहले ही ये कॉन्सेप्ट आया है। इलेक्ट्रॉनिकल टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसेस आई हैं जो कि इसके इम्प्लीमेंटेशन को पॉसिबल बना दिया गया है। सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो है, ये किस तरीके से मुख्तलिफ है एफडीएमए से, इन दैट ओनली वन चैनल ऑक्यूपाइज द इंटायर बैंडविड्थ ऑफ द लिंक। कि पूरे के पूरे का जो बैंडविड्थ है ना, वो एक ही चैनल के पास होगा। It differs from TDMA in that all stations can data send simultaneously. There is no time sharing. अब सीडीएमए एफडीएमए से इस तरीके, एफडीएमए तो ये है ना कि हमने बैंडविड्थ को चैनल में डिवाइड कर दिया। सीडीएमए कहता है कि नहीं, पूरा का पूरा चैनल जो है वो एक ही स्टेशन के पास हो। ठीक है, और ये टीडीएमए से कैसे अलग है, टीडीएमए टाइम स्लॉटिंग करता है और ये सीडीएमए कहता है कि क्या है कि तमाम स्टेशन एक साथ जो है वो डाटा को साइमल्टेनियसली भेज सकते हैं, कोई टाइम शेयरिंग नहीं होगी। एनालॉगी क्या है इसकी, क्या आइडिया है इसके पीछे। सीडीएमए का सिंपल मतलब ये है कि हमने कम्युनिकेशन करनी है डिफरेंट कोड्स के जरिए। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ा रूम है और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि एक दूसरे के साथ प्राइवेटली बात कर सकते हैं इंग्लिश में। अगर किसी और को इंग्लिश समझ नहीं आती, ठीक है, मतलब वो अपने इस चैनल सेम यूज हो रहा है, कोड अपना अपना यूज हो रहा है, तो जाहिर है जिसने जो सुनना है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश समझने वालों को इंग्लिश समझ ही आएगी, चाइनीज समझने वालों को चाइनीज समझ आएगी। तो जो चाइनीज के व्यूअर्स हैं या रिसीवर्स हैं, वो सिर्फ चाइनीज वाली चीज कैच करेंगे, जो इंग्लिश के रिसीवर्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश वाली चीज कैच करेंगे। फायदा ये होगा कि जो बैंडविड्थ है वो एक स्टेशन पूरा बैंडविड्थ एक साथ यूज कर सकता है, और मल्टीपल स्टेशन जो है वो एक साथ साइमल्टेनियसली इसको यूज कर सकते हैं बैंडविड्थ को, अपने अपने कोड लगा के। फॉर एग्जांपल, जैसे चाइना वाले अपना कोड लगा रहे हैं, इंग्लिश यूएस वाले अपना कोड लगा रहे हैं, तो जिसको इंग्लिश डाटा वो करना है, रिसीव करना है, वो रिसीव कर लेता है, और चाइनीज वाला चाइनीज रिसीव कर लेता है। ये इसका एक बेसिक लॉजिक है। कॉमन चैनल जो है, द स्पेस ऑफ द रूम इन दिस केस, जो ये कॉमन चैनल है, ये कम्युनिकेशन को अलाउ करता है बिटवीन सेवरल पार्टीज, मतलब सेवरल स्टेशंस के दरमियान जो है ये कम्युनिकेशन को अलाउ करेगा। फॉर एग्जांपल, हम एज्यूम करते हैं, आइडिया इसका समझने के लिए, कि 4 स्टेशन है हमारे पास और वो एक सेम चैनल पे कनेक्टेड है। स्टेशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये एक कॉमन चैनल है जो ये चारों के चारों आपस में यूज कर रहे हैं।
The data from station 1 are D1, from station 2 are D2 and so on. अब जो ये देखें, स्टेशन 1 ने जो डाटा भेजना है वो क्या है, D1 है। स्टेशन 2 ने जो डाटा भेजना है वो D2 है। स्टेशन 3 ने जो डाटा भेजना है वो D3 है। स्टेशन 4 ने जो डाटा भेजना है वो D4 है। अब क्या है, द कोड असाइन टू द फर्स्ट स्टेशन इज C1। पहला स्टेशन जो है वो C1 कोड में बात करेगा, दूसरा स्टेशन C2 कोड में बात करेगा, तीसरा स्टेशन C3 कोड में बात करेगा और चौथा स्टेशन C4 कोड में बात करेगा। एक तो हर एक स्टेशन के पास अपना डाटा हो गया, दूसरा हर एक स्टेशन ने अपना अपना कोड बना लिया। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि ये जो कोड्स हैं इनकी दो प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टी है कि हम इफ यू मल्टीप्लाई ईच कोड बाय अनदर वी गेट अ जीरो, कि हर कोड को अगर हम दूसरे कोड के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होगी कि अगर हम कोड को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेशन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेशन 4 हैं, और हमारे पास स्टेशन 1 को जो कोड असाइन किया गया है वो C1 है। तो दो प्रॉपर्टीज कोड में होनी चाहिए कि अगर C1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास होना चाहिए नंबर ऑफ स्टेशन, इस केस में हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, और अगर कोड को हम किसी दूसरे कोड के साथ, जैसे C2 को हमने C1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टीज इस कोड में होनी चाहिए। ठीक है, विद दीज टू प्रॉपर्टीज इन माइंड हम देखते हैं कि कैसे चार स्टेशन जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये देखें, अब स्टेशन 1 ने जब डाटा भेजना है तो उसने डाटा 1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करके ये मीडियम पे डाल दिया। साथ ही उसी वक्त स्टेशन 2 भी डाटा भेज रहा है, उसने D2 को C2 अपने कोड के साथ मल्टीप्लाई करके ये डाल दिया स्टेशन पे। फिर स्टेशन 3 ने D3 जो इसका डाटा है C3 कोड के साथ अपने इधर डाल दिया। और जो स्टेशन 4 है उसने क्या किया, उसने ये किया कि अपने डाटा को कोड 4 के साथ मल्टीप्लाई करके स्टेशन पे डाल दिया, और तमाम के तमाम डाटा को इकट्ठे करके जो है वो स्टेज कॉमन चैनल पे भेज दिया गया। ठीक है, स्टेशन 1, यही सारी बात है जो मैंने अभी आपको बताई, D1, C1, D2, C2, D3, C3 और D4, C4। The data that go on the channel are the sum of all these terms. अब इन तमाम डाटा को सम करके हमने उस पे डाल दिया चैनल पे। Any station that wants to receive data from one of the other three multiplies the data on the channel by the code of the sender. हर एक चैनल जिसने डाटा रिसीव करना है बाकी तीनों में से किसी का, तो वो क्या करेगा, उस सेंडर के कोड के साथ अपने डाटा को मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेशन 1 एंड स्टेशन 2 ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी है, स्टेशन 2 वांट्स टू हियर व्हाट स्टेशन 1 इज सेइंग, स्टेशन 2 ने ये देखना है कि 1 क्या कह रहा है। इट मल्टीप्लाइज द डाटा ऑन द चैनल बाय C1, जो डाटा चैनल पर C1 के जरिए आ रहा है, जो कि उसके साथ डाटा को मल्टीप्लाई कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर C1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए नंबर ऑफ स्टेशन जो कि है 4, लेकिन C2 C1 C3 C1 एंड C4 C1 सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टेशन 2 के पास बाकियों से जब मल्टीप्लाई करेगा रिजल्ट 0 हो गया, और उसी से जब मल्टीप्लाई करेगा रिजल्ट 4 हो गया। उसको पता लग जाएगा कि ये मेरा डाटा है। फिर वो ओरिजिनल डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा, ओरिजिनल डाटा को डिवाइड कर देगा किससे, 4 से, जो कि नंबर ऑफ स्टेशन हैं। जो डाटा उसके पास D1 रिसीव हुआ उसके साथ अब देखें 4 मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसके साथ डिवाइड कर देगा 4 के साथ, 4 के साथ कट जाएगा और उसको ओरिजिनल डाटा मिल जाएगा। तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का जो है ये तरीकेकार है। इस तरीके से CDMA जो है वो प्रोसेस यूज करता है कि वो एक टाइम पे पूरा बैंडविड्थ भी एक स्टेशन के पास होता है, और एक टाइम पे साइमल्टेनियसली तमाम स्टेशन उसको चैनल को यूज करते हुए डाटा को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारा ये मैक प्रोटोकॉल्स का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। मैक प्रोटोकॉल्स को हमने काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया, तीनों टेक्सोनॉमीज हमने डिस्कस की हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।